जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ऑनलाइन पे। साथियों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो द्वितीय फेज़ का है। उसके अंतर्गत जो है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 से 8 का प्रैक्टिस सेट है। यह साथियों प्लेटफॉर्म का है और रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सर रहने वाला है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यह एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है कक्षा 6 से 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को ब्लैंक नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में जो संस्कृत भाषा में से जो फारसी में अनुवादित महाभारत को रज्मनामा नाम से जाना जाता था। रज्मनामा नाम से जाना जाता था। तो आपका 71 का सी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को ब्लैंक में शुरू हुआ था। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 10 मई 1857 को, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कहीं नहीं है। यहाँ पे सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का सही जवाब होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन जो है 1931 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसकी अध्यक्षता। इसका आयोजन जो है यह 1931 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन का जो आयोजन है यह 1931 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ध्यान से देखिए और याद रख करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर है, किस मुगल शाहजादे ने 1697 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? कह रहा है किस मुगल शहजादे ने 1697 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह ने किया था यह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण किया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था कैलाश मंदिर का। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। और यह मंदिर जो है एलोरा की गुफा में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में बनवाया था। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा मित्रों। कैलाश मंदिर का निर्माण यह एलोरा की गुफा में स्थित है और इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में कराया था। 8वीं शताब्दी में किया गया था यह। आइए आगे देखते हैं 77 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो यह देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह जो है 1857 में किया गया था, यह आप लोग को याद रखना है। और इस विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था कि गाय और सुगर के चर्बी से बने कारतूस जो है का कवर के रूप में प्रयोग किया गया था। सबसे बड़ा कारण इसका यही था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो
इसका जो अध्यक्ष से चुना गया था वो कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएंगे इसका, 79 का सी, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्न में से किसे जो है तबाकत ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? निम्न में से किसने लिखी है तबाकत ए नासरी नामक पुस्तक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनहाज उल सिराज ने लिखी है। यह जो पुस्तक है तबाकत ए नासरी नामक पुस्तक, यह मिनहाज उल सिराज ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेज़मे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो यह की गई थी अगस्त 1932 को। अगस्त 1932 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेज़मे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1932 को। आगे है स्वामी विवेकानंद ने वर्ष ब्लैंक में शिकागो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेखन किया था। किस ईस्वी में इन्होंने किया था यह पूछा जा रहा है। तो यह किया था इन्होंने 1893 में स्वामी विवेकानंद ने सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। 1893 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 83 है। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएंगे 83 के ऑप्शन नंबर सी शौकत अली हो जाएंगे। सही जवाब होंगे शौकत अली। शौकत अली थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो ये थे रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एक संस्था किया गया था, बनाया गया था, यह जो संस्था है कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें जो है भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती लाल बोहरा, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। और इसमें एक जो सदस्य थे, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे रामप्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ सही जवाब रामप्रसाद बिस्मिल दिया है ऑप्शन में, इसलिए यही हो जाएंगे रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं 85 है। अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के पश्चात जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? तो यह हो जाएगा सिराजुद्दौला। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया गया है दोस्तों, बीपीएससी के अलावा भी कई एग्जाम में यह रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला इसका सही जवाब हो जाएगा। अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था, नवाब सिराजुद्दौला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो यह हो जाएगा बी, 8 वर्ष के बाद जो है युद्ध को छेड़ा था, 8 वर्षों के बाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87 है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसके। नेक्स्ट है महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यह हो जाएगा ज्ञातक कुल में है, ज्ञातक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यूटोपिया का लेखक जो है कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था, थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, थॉमस मोर सही जवाब होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है। सॉरी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 है। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपक्षयन या अपक्षय, अपक्षय या अपक्षयन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 92 नंबर। कौन सा जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? कौन सा जल संधि जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी इसके सही जवाब है, मलक्का, सुएज नहर, मैंगलोनी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, किस पतन या बंदरगाह शहर को अब अरब की रानी कहा जाता है? किस पत्तन या बंदरगाह को शहर को जो है अब अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कोची को। कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे है 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में दलदली पीठभूमि मिट्टी मिलती है? तो दलदली भूमि जो मिलती है वो है, यहाँ देखिए केरल, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सभी जगह मिलती है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 95 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है? तो यह होता है ताप्ती का। ताप्ती जो है, ताप्ती नदी, यह मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थान है ताप्ती का। आगे है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा रियो डो जेनीरो, जो ब्राजील में है, ब्राजील में है रियो डी जेनीरो, और यह बंदरगाह टर्मिनल जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह लागू हुआ था सन 1972 में, सन 1972 में लागू हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 99, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट संख्या का उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं एक बार, नीलगिरी, देखिए नीलगिरी जो है यह 1896 होगा, इसका सूची जो है 1986 होगा, सॉरी 1986 हो जाएगा नीलगिरी का, नीलगिरी का हो जाएगा 1986, नीलगिरी 1986 में देख लीजिए हो जाएगा। और नेक्स्ट है नंदा देवी, तो यह हो जाएगा 1988 में, नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरबन है या सुंदरबन 1989 हो जाएगा, और कंचनजंगा 2000, ये इस तरह इस कूट को मिलाया सम्मिलित किया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार जो इसके सही जवाब हो जाएंगे वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है इस प्रकार से सही जवाब इसके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? पृथ्वी की सतह जो है, सरफेस जो होता है अर्थ का, उस पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है वह? तो यह है अंतर्जात बल, अंतर्जात बल का परिणाम होता है। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन है, 101 नंबर, लैपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो यह है आग्नेय शैल की चट्टानें हैं, आग्नेय शैल की, लैपोलिथ तथा फैकोलिथ जो है आग्नेय शैल की चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? घूर्णन का प्रभाव जो है कौन सा नहीं है, कौन सा है यह नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, देखिए ऋतु परिवर्तन हो जाएगा इसमें, ऋतु परिवर्तन जो है यह घूर्णन का प्रभाव नहीं होता है, घूर्णन का प्रभाव ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि दिन रात का बनना जो है और पवनों का विक्षेपण, ये सब घूर्णन गति जो होते हैं पृथ्वी के उसके कारण होते हैं, बल्कि ऋतु परिवर्तन जो है यह घूर्णन गति का प्रभाव नहीं है। यह है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों चक्कर लगाने की प्रक्रिया को जो परिक्रमण कहलाता है उसका प्रभाव होता है। ऋतु परिवर्तन जो है यह परिक्रमण के कारण होता है, ना कि घूर्णन के कारण। तो यहाँ पे ऋतु परिवर्तन जो है यह सही जवाब हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूमना को ही घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो अपने एक्सिस यानी कि अक्ष पे घूमती है उसे ही
घूर्णन कहते हैं। तो दिन रात जो होता है उसी घूर्णन गति के कारण होता है और पवनों का विक्षेपण भी। जबकि ऋतु परिवर्तन जो है यह परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा इसे, उम्मीद यही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 103 नंबर है, भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट जो है मेन कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका यह शामिल नहीं होगा। आगे है 104 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिनियम जो है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यह पारित किया गया था 2010 में किया गया था। ध्यान से आप लोग याद रखिए इसे। आगे देखते हैं, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके उद्यम से हुई थी। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना यह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यह महाराष्ट्र में है। बोरीवली महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है और यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक लिंग अनुपात है। 108 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह उड़ीसा जो है, यानी कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर का क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हरमटन, हरमटन कहते हैं, हरमटन। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन जो है इन्हें हरमटन कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 279A है, 279A। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो यह है अनुच्छेद 32वां है, अनुच्छेद 32वां। संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, वो है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, संशोधित किया जा सकता है। फिर से देख लीजिए सवाल एक बार, समझ लीजिए। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि वह प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि 113 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का शामिल किए गए थे। तो यह किए गए थे 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा किए गए थे, 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, 115वां नंबर, 73वें संविधानिक जो है संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्षों का होता है। यहाँ तो हो जाएगा कितने वर्षों का। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष होता है। पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, 5 ईयर्स का होता है, जबकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है 5 साल, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रूप
जो है रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो यह जो है देख लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 65 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में 65 दिया ही नहीं गया है, जबकि अनुच्छेद 65 के अनुसार किया जाता है। यह कार्य का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के 65वें अनुच्छेद के तहत करता है। यह अनुच्छेद 65 के तहत, जो कि अनुच्छेद 65 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 117, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है समान नागरिक संहिता का उल्लेख, अनुच्छेद 44। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा और याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 180 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद में ब्लैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। तो यह किया गया है 330, अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 330। आइए फिर से एक बार आप लोगों को सवाल समझा दूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों और जातियों को के लिए जो है लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा रेखांकित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 330 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 119, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह होती है राज्यपाल के पास। राज्य सरकार का जो बर्खास्तगी है और राज्य विधानसभा के निलंबन का सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A ब्लैंक का अधिकार प्रदान करता है। किसका अधिकार प्रदान करता है? 21A जो अनुच्छेद है इसके तहत किस चीज का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है शिक्षा का। संविधान का जो है अनुच्छेद 21A, इसके तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग इसे, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 121, भारत वर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? यानी कि भारत वर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो यह की गई है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह की गई है। आगे है 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो यह है भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। यह संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? यानी कि भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। आगे है 123 नंबर क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो यह 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। यह मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 52वें संविधान का जो अनुसूची है किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? देखिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो यह 52वें संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है, 52वें संशोधन इसका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किस लिए होता है? ब्लैंक में दिया है के लिए होता है। तो यह जो होता है यह प्रश्नकाल के लिए होता है। पहला घंटा जो है संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल का समय होता है, क्वेश्चन आवर होता है, यह प्रश्नकाल का समय होता है। ध्यान में रखना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? संवैधानिक जो कानूनी अधिकार है इसके लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो यह तो जो है उच्च न्यायालय के पास होगा।
यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो है पास होती है यह संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास होती है। उच्च न्यायालय यह जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है इसको मौलिक अधिकार जो है अतिरिक्त अन्य विधिक प्रयोजकों के लिए भी रीट जारी कर सकते हैं। वर्तमान में जो है भारत में 25 जो है उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट जो है कितने हैं भारत में? 25 उच्च न्यायालय है। भारत में 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है अभी टोटल, यह ध्यान में रखना है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A ब्लैंक राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह जो है देखिए 127 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 127 का ए जो है नागालैंड सही जवाब होगा इसका। नागालैंड जो है वो इसको जो है विशेष राज्य का दर्जा है। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 128। संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 20वां। संविधान संशोधनों से कौन सा भाग संबंधित है? यह है भाग 20वां है। नेक्स्ट है 129। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? मुख्य मसौदाकार अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, यह पूछा गया है। तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 130 है, देख लीजिए, इसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया था? तो यह 69वें संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इसे राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था, 69वें संशोधन। नेक्स्ट है 131। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? पूंजीगत वस्तु कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। पूंजीगत वस्तु एक से अधिक हो जाएंगे। सभी जो है पूंजीगत वस्तु नहीं है। औजार भोजन वस्तु ये जो है नहीं है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। आगे है 132। मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लगाया जाता है। वैट जो है लगाया जाता है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट है 133। सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना सैगी शुरू की गई थी। सैगी में ए का अर्थ क्या है? सैगी में ए का अर्थ है आदर्श। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा इसका। ए जो है आदर्श के लिए स्टैंड करता है, आदर्श के लिए ए। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना है। सैगी का फुल फॉर्म ये भी आप लोग को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना है और इसका जो है योजना का प्रारंभ किया गया था 11 अक्टूबर को किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुरुआत किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 को जो है सैगी का स्टार्ट किया गया था और सैगी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है। 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है 134 है। रेलवे के आधुनिकीकरण में संबंधित गठित जो है समिति है, कौन सी है वो समिति? तो यह है सैम पित्रोदा समिति है। सैम पित्रोदा समिति रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित समिति है, सैम पित्रोदा समिति। नेक्स्ट है 135वां नंबर है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर है? कौन सा कर? कौन सा कर जो है टैक्स जो है राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 135 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। शराब पे जो टैक्स लगता है यानी कि आबकारी शुल्क जो लगता है यह
राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। तो शराब पर आबकारी शुल्क, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों भंडारों के ह्रास और प्रदूषण के संबंधित है। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, पर्यावरण अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, सार्वजनिक अर्थशास्त्र, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ये सही जवाब इसका हो जाएंगे 136 के ए, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे है 137 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत देखिए इसका शुभ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा यही बताना है। देखिए इसका शुभारंभ ये सही दिया हुआ है, 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का रेशियो दिया है 75:25 रखा गया, ये भी सही है। समूह रीति अपनाने पर बल दीजिए कि सही, एक से अधिक इसमें सही जवाब हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। आगे है 138 नंबर है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है सॉरी फ्रेंड्स 139 देखते हैं आगे। परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, यानी कि थर्ड सेक्टर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा जवाब। आगे है बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। बजट में जो है राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है राजस्व घाटा प्लस सरकार की निवल उधारियों, या बी है बजटीय घाट प्लस सरकार की निवल उधारियां, सी है पूंजी घाटा प्लस राजस्व घाटा। तो इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बजटीय घाटा एवं सरकार की निवल उधारियां। आगे है 141 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका एक मीनिंगफुल जो है ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, यानी कि अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या क्या दिया है, प्रबंधक, मजदूर, महाप्रबंधक, सुपरवाइजर, मालिक। इसका जो एक सही क्रम होगा वो हो जाएगा, देखिए पहले होगा मालिक, फिर हो जाएगा महाप्रबंधक, फिर हो जाएंगे इसका प्रबंधक, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, और फिर हो जाएगा लास्ट में मजदूर। तो सही क्रम जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 5 3 1 4 2, पहले 5 उसके बाद 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 142 है, नरौरा आणविक शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। नरौरा आणविक शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नरौरा आणविक शक्ति केंद्र यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। आगे है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। तो ये थे पंजाब नेशनल बैंक के, लाला लाजपत राय के द्वारा ही पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया था, संस्थापक थे यानी कि। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवस्थापना के विकास का जो वर्ड व्यय है, अवस्थापना के विकास पर व्यय, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। शिक्षित जो व्यक्ति हैं उनका विकासशील देशों से विकसित देशों में, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में जो पलायन करते हैं उसमें क्या कहलाता है वो। तो वो कहलाता है प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन कहलाएगा। यानी कि ब्रेन ड्रेन कहलाता है, इसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। क्या हो जाएगा, प्रतिभा पलायन। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो विकासशील देशों से विकसित देश की ओर अगर पलायन करते हैं तो उसे ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है 146वां नंबर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग। उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो है 24 अक्टूबर जो कि ऑप्शन में दिया है यह यूएनओ डे है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दिन है 24 अक्टूबर। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 5 दिसंबर जो है यह विश्व मृदा दिवस है, विश्व मृदा दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 147वां नंबर है क्वेश्चन। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो ब्लैंक में एक दूसरे को प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, झांसी। झांसी इसका सही जवाब होगा। आगे है आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का गठन 1944 में ही हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही इसका मुख्यालय स्थित है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहीं पे आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं 149 विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक का संवर्धन करता है। तो यह है बहुपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार का संगठन करता है यह। और WTO की जो स्थापना हुई थी यह आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए इसे, 1 जनवरी 1955 को हुई थी। 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। WTO का जो हाल ही में 164वां देश जो अफगानिस्तान है वह इसमें शामिल हुआ है, जो इसका सदस्य 2016 के जुलाई में बना था। अभी WTO की महानिदेशिका जो है वो है एनगोजी ओंगकेजो। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स के तहत। WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला नाइजीरिया की है एनगोजी ओकेंजो इवेला। देखिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है क्या है? तो ये हो जाएगा एक से अधिक इसमें होगा। सूचना का अभाव भी है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये तीनों सही हैं। उपभोक्ता का शोषण जो है इन्हीं कारणों से होता है, सूचना का अभाव या वस्तुओं की सीमित आपूर्ति या उपभोक्ताओं की अज्ञानता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हम लोग का इम्पोर्टेंट वीडियो था। ध्यानपूर्वक आप लोगों ने इसे देखा होगा, यह उम्मीद है मुझे। क्वेश्चन का कलेक्शन जो इसमें है फ्रेंड्स यह बहुत ही उपयोगी है, सिद्ध होने वाला आप लोगों के BPSC के जो TRE 2.0 एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप लोग को एक बार में इस वीडियो में अगर याद नहीं कर पाए हो तो दोबारा जितनी बार भी हो याद करिए, इसको कोशिश कीजिए याद रखने की, क्योंकि सवालों का कलेक्शन जो है बहुत ही अच्छा है और यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बहुत दिन का समय नहीं बचा हुआ है। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी में अच्छी तरह व्यस्त होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो और एक फ्रेंड्स आप लोग से एक आग्रह है कि अगर वीडियो पे पहली बार जो लोग आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि एक प्लेलिस्ट है बहुत सा अच्छा जो है सो इसमें, और आप लोग और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके लिए भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आप लोग अगला वीडियो मेरा
देख पाएंगे। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।